नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने दौरे पर लखनऊ पहुंचे। उन्होंने शहरी आवास योजना के तहत बड़े ऐलान किए। करीब 75,000 लाभार्थियों को उन्होंने वर्चुअल चाबी देकर उनके घर सौंपे। इसके साथ ही 6 ऐसे लाभार्थी थे जिनके साथ उन्होंने बातचीत भी की। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय में जब दिवाली का दिन हो तो सभी लाभार्थी 2 दिए जलाकर इस बात का एहसास करें कि अब उनके ऊपर छत है, रहने को मकान है, उनके बच्चे अब खुली छत में नहीं रहेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री का दौरा कई और भी मायने रखता है, क्योंकि 4 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि आवास योजना के तहत जो भी लाभार्थी होंगे उनको वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद जरूर ज्ञापित करेंगे, क्योंकि जो अभी तक आवास योजना को लेकर योजनाएं चल रही हैं वो केंद्र से काफ़ी कारगर साबित होती रही हैं। लखीमपुर में हुई हिंसा को लेकर नए वीडियो सामने आ रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एक नया वीडियो शेयर किया गया, जिसमें एक एसयूवी कार आंदोलनकारियों को कुचलती हुई नजर आई। वही वीडियो को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और संजय सिंह ने सरकार को घेरने की कोशिश की और पूछा कि आंदोलनकारियों को कुचलने वाला इंसान अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई हिंसा को लेकर नए वीडियो सामने आ रहे हैं। इसी बीच 2 और नए वीडियो सामने आए, जहां एक वीडियो में टक्कर मारने वाली गाड़ी थार को रोककर कुछ लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। थार जहां रुकी है उसके पिछले पहिए के पास एक शख्स घायल हालत में पड़ा है। वहीं दूसरा वीडियो भी सामने आया है, जिसे आम आदमी पार्टी की ओर से और कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया। वीडियो में एक काली एसयूवी कार आंदोलनकारियों को कुचलती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो में नजर आ रहा है कि कार चालक लोगों को पीछे से टक्कर मार रहा है, जिसके बाद कई लोग कार के बोनेट पर गिर जाते हैं। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी हिंसा में कुल 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद खूब सियासी हंगामा भी हुआ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में आंदोलनकारियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प के बाद मौतों से राजनीति लगातार गर्माती चली जा रही है। जहां एक और कई नेता लखीमपुर पहुंच रहे हैं, तो वहीं आंदोलनकारी केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की भी बात कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य गृह मंत्री का भी इस पर बयान आया है। उन्होंने कहा कि यदि उनके बेटे पर आरोप सिद्ध होते हैं तो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। केंद्रीय मंत्री के बेटे समेत 14 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में हुआ है। बता दें आपको, टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों पर हत्या और आपराधिक साजिश का केस दर्ज किया गया है। यह केस बहराइच के नानपारा के रहने वाले जगजीत सिंह की शिकायत पर तिकुनिया थाने में दर्ज हुआ। दूसरी तरफ मंत्री अजय मिश्र के ड्राइवर की शिकायत पर तिकुनिया थाने में ही अज्ञात किसानों पर हत्या, जानलेवा हमला और मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। सरकार ने मृतकों के परिवारों को 45 लाख रुपए के मुआवजे के साथ सभी मृतकों के परिवारों को एक सदस्य की सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया। साथ ही घटना की न्यायिक जांच और 8 दिन में आरोपियों को गिरफ्तार करने का भी वादा किया है। एनसीबी ने आज भी आर्यन खान और तमाम जो आरोपी है उनसे पूछताछ करी है, और जो पूछताछ का सिलसिला है वो लगातार जारी है। पूछताछ में आने वाले वक्त में बहुत सारे एनसीबी जो है वो खुलासे कर सकती है, क्योंकि अभी भी जो ड्रग्स पेडलर है एनसीबी के रिडार से कहीं ना कहीं दूर नजर आ रहे हैं। इसी के लिए जो एनसीबी की टीम है लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर रेड भी कर रही है, और जो ड्रग्स पेडलर है उनकी कहीं ना कहीं तलाश भी जो है वो शुरू है। और एनसीबी की टीम वो भी जानने की कोशिश कर रही है कि पार्टी में हालांकि कौन कौन लोग थे, कितने सेलिब्रिटीज थे और कौन कौन बिजनेसमैन के लड़के थे, उन लोगों से भी लगातार जो है वो पूछताछ जारी है। एनसीबी की टीम ने जो कैप्टन है उनको भी सम्मन किया था, उनसे भी पूछताछ की है। और जो ड्रग्स का सिलसिला है, कल एनसीबी की टीम जो क्रूज है वहां पर भी गई थी, और जो तलाशी है वहां पर वो भी ली। समीर वानखेड़े का साफ तौर पे कहना है कि आने वाले वक्त के अंदर एनसीबी के अंदर और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। अब देखना ये होगा कि एनसीबी की टीम और किन लोगों के ऊपर शिकंजा कसती है। हरियाणा सरकार ने आगामी गन्ने की पिराई के सीजन के मद्देनजर प्रदेश में
सहकारी शुगर मिलों को खोलने के आदेश जारी किए। चारों उपचुनाव की सीटें जीतकर नया इतिहास बनाएंगे, ये बात आज सतपाल सिंह सत्ती ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उपचुनाव की चाहे लोकसभा की सीट हो, चाहे 3 विधानसभा की सीटें हो, इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर से परचम लहराएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम ये जो चुनाव लड़ेंगे जुमलेबाजी पर नहीं लड़ेंगे, हम ये चुनाव जो है विकास कार्यों के ऊपर लड़ेंगे। कांग्रेस का काम है लोगों को बरगलाना, जुमलेबाजी दिखाना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी विकास के नाम पर कार्य किया है और लगातार हिमाचल प्रदेश में लगातार कार्य करती जा रही है। उन्होंने विकास कार्यों की बात का हवाला देते हुए कहा कि ऊना में वर्तमान में 1500 से लेकर 1800 करोड़ के कार्य जो हैं वो चल रहे हैं, जिनके शिलान्यास होने बाकी हैं और उम्मीद जताई है कि दिसंबर तक काफ़ी बिल्डिंग्स के जो हैं, काफ़ी इमारतों के शिलान्यास करके जनता को समर्पित कर दिया जाए। उन्होंने विधानसभा उपचुनाव को साफ तौर पर कहा है, देखते हुए कि ये जो चुनाव है इसमें कोई भी गुटबाजी नहीं है। ठीक है, जो लोगों ने अपना नॉमिनेशन भेजा उसमें से आला कमान जो है वो फाइनल करेगी। जिस भी प्रत्याशी को आला कमान टिकट देगी वही भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव मैदान में उतरेगा और विजय का परचम लहराएगा। क्षेत्र में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई है, जिसको लेकर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीपी पालरासु ने अर्की का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने सेक्टर अधिकारियों व नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने निर्वाचन को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। वहीं उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अर्की में बनाए गए मतगणना केंद्र का औचक निरीक्षण भी किया। प्रयागराज के महंत नरेंद्र गिरी की मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी सुलझाने में सीबीआई की टीम जुटी है, तो वहीं महंत नरेंद्र गिरी की जगह अब बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाया गया है। इसके लिए पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पहले श्रद्धांजलि सभा, उसके बाद पट्टाभिषेक और फिर भोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 10,000 से ज़्यादा साधुओं ने हिस्सा लिया। साथ ही आम जनमानस ने भी इस भोज का लुत्फ उठाया। आपको बता दें, प्रयागराज के बाघम्बरी मठ में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसको भव्य तरीके से आयोजित किया गया और इस पूरे कार्यक्रम को साधु संतों ने लीड करते हुए बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी के रूप में आनंद गिरी की जगह शपथ और उनको चादर पोशी के साथ गद्दी पर बैठाला गया। चारधाम यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों की संख्या को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। नैनीताल हाईकोर्ट ने तीर्थ यात्रियों की सीमित संख्या पर से रोक हटा दी है, जिसके बाद असीमित संख्या में यात्री तीर्थ यात्रा कर सकेंगे। इससे पहले नैनीताल हाईकोर्ट ने केदारनाथ धाम के लिए 800, बद्रीनाथ धाम के लिए 1000, यमुनोत्री के लिए 600 और गंगोत्री के लिए 400 यात्रियों की ही अनुमति दी थी। नैनीताल हाईकोर्ट ने 4 धाम यात्रा के श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाए जाने के मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने चारों धाम में प्रतिबंध के साथ निर्धारित संख्या से ज्यादा यात्रियों को दर्शन करने पर लगी रोक को हटा दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब श्रद्धालु बेरोक-टोक 4 धाम दर्शन के लिए जा सकेंगे। कोर्ट ने साफ किया कि प्रशासन को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। कोर्ट के आदेश से सरकार को बड़ी राहत मिली है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम की सेवाएं बाधित होने की वजह से लगातार सोमवार को दुनिया भर में हाहाकार मच गया। आपको बता दें कि फेसबुक के शेयर बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की नेटवर्क 1 घंटे में करीब $6 अरब गिर गई। तो वहीं आपको बता दें कि मार्क जुकरबर्ग अमीरों के लिस्ट में एक स्थान फिसलकर 5वें स्थान पर आ गए हैं। वहीं मार्क जुकरबर्ग ने सेवाएं बाधित होने की वजह से लोगों से माफी भी मांगी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की सेवाएं बाधित होने से सोमवार को दुनिया भर में हाहाकार मच गया। इससे फेसबुक के शेयरों में भारी गिरावट आई और कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की नेटवर्क कुछ ही घंटों में $6.11 अरब गिर गई। वह दुनिया के अमीरों की लिस्ट में एक स्थान फिसलकर 5वें नंबर पर आ गए हैं। हालांकि जुकरबर्ग ने सेवाएं बाधित होने से करोड़ों यूजर्स को हुई परेशानी के लिए माफी मांगी। आपको बता दें कि व्हाट्सएप आउटेज को ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउनजिकेटर के मुताबिक 40% यूजर ऐप डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे। वहीं 30% को मैसेज प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और वहीं 22% यूजर्स को इन ऐप्स के वेब वर्जन में परेशानी आ रही थी।
भारतीय वायुसेना के प्रमुख BR चौधरी ने मंगलवार को वायुसेना की 89वीं वर्षगांठ पर ये कहा है कि POK के क्षेत्रों में और पाकिस्तान की हवाई पट्टी बनने में हमें कोई किसी परेशानी तक की बात नहीं है। दरअसल छोटे स्पिट्स में जो कुछ हेलीकॉप्टरों को संभालने के सक्षम है और पाकिस्तान ने अफगान सीमा की ओर हवाई पट्टी बनाई है, वह हो सकता है कि अपने लोगों को बचाने के लिए हो। भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल VR चौधरी मंगलवार ने वायुसेना की 89वीं वर्षगांठ पर कहा कि साइबर हमलों से बचने के लिए हमने अपने नेटवर्क को सख्त किया है। हमारे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना सशस्त्र बलों के बीच एकीकरण के लिए उत्सुक है। तीनों सेवाओं द्वारा संयुक्त योजना और संचालन के निष्पादन के परिणाम स्वरूप हमारी युद्ध क्षमता ज्यादा बढ़ोतरी होगी। देश में ईंधन की बढ़ती कीमतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश की सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा किया है। आपको बता दें, पेट्रोल 21 से 25 पैसे और डीजल 30 से 32 पैसे बढ़ा है। इसके साथ ही बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 64 पैसे और डीजल की कीमत 91 रुपए 7 पैसे है। अगर बात करें महानगरों की, तो अभी भी मुंबई में सबसे अधिक महंगा पेट्रोल डीजल है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है और जहां पूरे देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बिल्कुल बढ़ोतरी हुई है। जहां सोनीपत में बात करें बीते रात की, तो करीबन 100 पॉइंट जो है 9 पैसा पेट्रोल हो गया है, तो वहीं डीजल जो है 91.53 हो गया है। यानी कि जो पेट्रोल 99.85 पैसे होता था, अब उसमें 24 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें डीजल की, तो 91 रुपये 23 पैसे में 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। तो लिहाजा पेट्रोल डीजल की कीमतों की बढ़ने से न केवल आम आदमी की कमर टूट गई है, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की बात करें या फिर रसोई की बात करें, क्योंकि सभी जो संसाधन है वो पेट्रोल डीजल से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और एक बार फिर पेट्रोल डीजलों की कीमतों से पूरा देश जो है वो त्रस्त है। आज सुबह बरसात की वजह से इंद्री अनाज मंडी में जो धान आई थी वह काफ़ी संख्या में भीग चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी आज हैफेड की खरीद है और हैफेड की इंस्पेक्टर इंद्री की अनाज मंडी में आकर के खरीद कर रही है। या तो शाम तक ही पता लगेगा कि वो आज कितनी खरीद कर पाती है या नहीं। कल की यदि बात करें तो कल DFSC की तरफ से खरीद चालू की गई थी और लगभग 4310 क्विंटल खरीद इंद्री की अनाज मंडी में की गई थी। वहीं पर यदि रविवार की बात करें तो उस दिन 1000 क्विंटल हैफेड के द्वारा खरीदी गई थी। लेकिन फ़िलहाल अभी धान खरीद की यदि बात करें कि सुचारू रूप से अभी तक नहीं शुरू की गई, क्योंकि राइस मिलरों के साथ अभी तक किसी प्रकार का कोई समझौता अभी तक नहीं हुआ, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं धान खरीद में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि जब तक राइस मिलर खरीद को लेकर के आगे नहीं आएंगे, क्योंकि यह सारी की सारी धान राइस मिलरों को अलाट करनी है, और जब तक राइस मिलर सामने नहीं आएंगे तब तक यह खरीद सुचारू रूप से नहीं हो सकती। एजेंसियां खरीद करेंगी, एजेंसियां खरीद करके इसको किस राइस मिल को अलाट करेंगी, यह अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। जो मानक सरकार की तरफ से दिए गए थे 17% मॉइस्चर के, उसी के आधार पर अब अभी तक जो खरीद हो पाई है, लगभग अगर टोटल की बात करें तो 5300 क्विंटल धान 3 दिनों में यहाँ पर खरीदी गई है। अब देखने वाली यह बात होगी कि आगे धान की खरीद किस प्रकार से सुचारू रहती है या नहीं, वह तो समय ही बताएगा। अगर आप जयपुर से दिल्ली की ओर यात्रा कर रहे हैं तो हम आपको सावधान कर देते हैं कि आप अपने साथ बिस्तर तथा खाने का प्रबंध रखिए, क्योंकि यहाँ 1-2 घंटे नहीं बल्कि 12 से 13 घंटे तक जाम लगा होता है। अगर सफ़र की बात करें तो ये केवल 15 मिनट का सफ़र है, लेकिन इस सफ़र को पूरा करने के लिए आपको 10 से 15 घंटे तक का भी इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि 10 माह पूर्व जब से किसानों ने शाजापुर बॉर्डर पर धरना दिया है, तब से लेकर आज तक जो वाहन जयपुर से दिल्ली की ओर जो वाहन जा रहे हैं वो शाहजहाँपुर रिवाड़ी मार्ग से होते हुए वापस हाईवे पर चढ़ते हैं।
ऐसे में जो भारी व्हीकल के कारण जो रोड है वो पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुका है। यहाँ अक्सर जो है गाड़ियाँ बीच सड़क पर खराब हो जाती है, साथ ही साथ चलते चलते पलट भी जाती है। ऐसे में 1-2 किलोमीटर का जाम नहीं बल्कि 10-10 किलोमीटर तक का जाम लगाना स्वाभाविक है। न केवल इससे आर्थिक नुकसान हो रहा है बल्कि समय की भी बर्बादी हो रही है। रोहतक में सीएम फ्लाइंग की टीम ने देर रात गुप्त सूचना के आधार पर एसडीएम कार्यालय में छापा मारा। छापेमारी के दौरान वाहन रजिस्ट्रेशन के नाम पर चल रही फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। आर्यनगर थाने में इस मामले में मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि अभी फिलहाल 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरसी कलर समेत 2 युवक अन्य भी हैं, जो कि अभी जांच का विषय है। कौन कौन लोग इसमें शामिल पाते हैं। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते के जांच अधिकारी कर्मवीर ने बताया कि कई दिनों से गुप्त सूचना मिल रही थी कि रोहतक एसडीएम कार्यालय में गलत रजिस्ट्रेशन करवाकर फर्जी आरसी बनाई जा रही है, जिसके आधार पर आज कल जो है देर रात छापा मारा। छापेमारी के दौरान 3 वाहन जब्त किए गए। फाइनेंस की गाड़ियां की नीलामी की जा रही थी। जिन व्यक्तियों ने ये फाइनेंस की गाड़ियां बेची थी उन्होंने आरसी कलर के साथ मिलकर नया रजिस्ट्रेशन पास करवाया था और एनओसी रजिस्ट्रेशन नंबर होने के बाद ही होती है, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद इन वाहनों को बेचा गया था, जिसके तहत इन 3 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तीनों का इनका कहना है कि अभी जांच का विषय है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल पाते हैं। हिमाचल सरकार स्वास्थ्य को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हिमाचल सरकार के ये दावे हमीरपुर जिला के मेडिकल कॉलेज में विफल साबित हो रहे हैं। हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज में हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर मरीजों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। हॉस्पिटल में व्हील चेयर टूटी हुई है, जिसके चलते चलने फिरने में असमर्थ मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस मामले को लेकर हमीरपुर के एमएस रमेश चौहान से बात की गई तो उन्होंने माना कि हमीरपुर के हॉस्पिटल में व्हील चेयर जो हैं टूटी हुई हैं। जल्द ही प्रशासन द्वारा नई व्हील चेयर और स्ट्रेचर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे ताकि मरीजों को कोई परेशानी ना हो। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए जनता टीवी के साथ।